Welcome back everyone to Shivi Hub. If you have watched part 1 and part 2, then you have already built a strong foundation of carbon and its compound. We covered the versatile nature of carbon, covalent bonding, homologous series, nomenclature, functional groups, chemical properties and much more in those. But now it's high time for the final part of this video. In today's video, we'll complete all the remaining NCERT topics, understand the concepts in easiest way as possible, and make sure nothing important for your class 10 board exam is left behind. So grab your notebooks, stay till and let's finish carbon and its compound once and for all. Let's get started. So बच्चा लोग, here you have the very first slide of this part. So it says allotropes of carbon. Yeah guys, हमने ये टॉपिक पहले थोड़ा सा मिस कर दिया था क्योंकि मैंने सोचा कि ये allotropes of carbon हम लास्ट में जाके करें. So here we go. वैसे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता दूँ इसमें होता क्या है. बच्चा लोग, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं कि भाई ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है क्या चीज़. मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका आपका एक रियल नाम होगा, फिर आपके घर वाले कुछ आपको बुलाते होंगे, बट इट्स योर नेम टू. मतलब इंसान आप ही हो और आपके नाम अलग अलग हैं. इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं. मतलब यहाँ पे होता क्या है, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट. मतलब एक ही एलिमेंट होता है, मतलब बने हुए सब एक ही एलिमेंट के हैं, कार्बन के ही बने हुए हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल क्योंकि अलग है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसीलिए अलग हो जाती हैं, इसलिए उनको बोल रहे हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. ये एग्जिस्ट करते हैं सेम फिजिकल स्टेट में और सेम ही इनका कोर एलिमेंट होता है. बट दे आर लाइक कि मेरा देखो स्ट्रक्चर अलग है और मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इसलिए मेरे को इन्होंने नाम दे दिया एलोट्रॉप्स. ओके, ये एलोट्रॉप्स हैं क्या क्या? जी हाँ, आपके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सभी आपकी ही लाइफ में मौजूद हैं. व्हाट आर दोस? सो जो मेजर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है वो है मेरे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फिलरी. मैं आपको बता दूँ, डायमंड एज यू नो कि हम अपनी ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, इट्स वेरी हार्ड एंड ऑल. हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमारा इतना जानना ज़रूरी है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखो, ये हैं तो भाई अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग हो गई और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो गया है, लेकिन इनका कोर एलिमेंट मेरा जो है वो कार्बन ही है. सिर्फ इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो चेंज हुआ है, डेट्स वाई हम इनको एलोट्रॉप बोल रहे हैं. ऑल थ्री आर मेड ऑफ ओनली कार्बन एटम. ये एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइन है. येट दे हैव कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. उनका मतलब जो मेन जिससे वो मिलके बने हैं वो कार्बन एटम से ही मिलके बने हैं सब, लेकिन उनकी अलग अलग क्या हो गई हैं, प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, बिकॉज देयर एटम्स आर अरेंज डिफरेंटली, है ना. इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. जी हाँ, एक एक करके पढ़ेंगे. पहला था मेरा डायमंड. तो डायमंड क्या होता है? डायमंड होता है मेरा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. एज यू नो गाइज, डायमंड का तो क्या ही कहना, डायमंड के तो भाव ही क्या होते हैं. इन बातों को छोड़ के अगर हम कहें तो देखो, हर कार्बन जो होता है ना हमारा डायमंड के स्ट्रक्चर में, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है. वो तो हमें पता ही है, कार्बन देखो कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है. इसका जो मेरा कार्बन होगा ना, जैसे आपको पता है इट्स टेट्रावेलेंट है ना, चार से वो कनेक्टेड होगा, तो वो चार जो होंगे ना जिनसे वो कनेक्टेड है वो भी मेरे कार्बन एटम ही होंगे. एंड फर्दर यही साइकिल जो है रिपीट होती जाएगी. अब इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मेरा डायमंड होता है ना वो 3D स्ट्रक्चरल फॉर्म करता है. 3D मतलब टेट्राहेड्रल उसका नेटवर्क होता है, टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होता है. ओके. और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है डायमंड के बारे में, वो होता है कि जो मैंने आपको बताई दिया कि सारी की सारी जो चार मतलब उसकी वैलेंसीज होती है ना कार्बन की, वो सेटिस्फाई होती है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, और वो कार्बन से ही अटैच होती हैं चार की चार, है ना. एंड फर्दर यही रिपीट होता रहता है.
ओके, अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मतलब डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है? वेल, इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, वी नो डैट, है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो जो मेरा डायमंड होता है ना, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और एज बिकॉज इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हम इसको कटिंग, ड्रिलिंग और मतलब जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है किसी को काटने की, किसी को ड्रिल करने की, ऐसी चीज़ों में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ हार्डेस्ट टू, क्योंकि हार्डेस्ट बोला है मैंने अभी आपको। अब एक और चीज़ देख लीजिए, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचते हैं, क्योंकि वो सारे बॉन्डेड हो जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचते हैं इसके पास। वेल, ट्रांसपेरेंट एंड लस्ट्रस होता है डायमंड, इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट और लस्ट्रस होता है हम इसको एज अ ज्वेलरी यूज़ करते हैं। आप जानते ही होंगे डायमंड के तो क्या कहने भाई, भाव इज लाइक सोना, कुछ नहीं है उसके आगे। वेल, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई दिया कि यूजेस में कि कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स के लिए भी ये यूज़ होता है, क्योंकि इट्स हार्डेस्ट अगेन। अब तीसरी चीज़ है पॉलिशिंग हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल को पॉलिश करने में भी ये यूज़ होता है, बिकॉज अगेन इट्स हार्ड मटेरियल टू। अब एनसीईआरटी का एग्जाम पॉइंट है एक कि डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, क्योंकि उसका क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, डेट्स वाई, और वो भी कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो इसीलिए ये मेरा जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पता चल गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्डेस्ट क्यों है, तो आप ये एनसीईआरटी का एग्जाम पॉइंट, ये वाली जो आपकी हाईलाइटेड लाइन है, ये आप लिख दोगे। वेल, लेट्स कम टू द अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज़ ग्रेफाइट। सो वेल, ग्रेफाइट मैंने कहाँ देखा है अपनी लाइफ में? आपने देखा होगा कि भाई देखो मेरे पास पेंसिल है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आपने सुना होगा कि भाई देखो ग्रेफाइट होता है इसके अंदर, जो वो होती है जिससे हम लिखते हैं पेंसिल की लेड, मतलब वो जो होती है अरे यार नोक वगैरह जो भी होती है, मतलब जिससे मेनली हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। इट्स ग्रेफाइट ओनली। वेल, मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर इसकी तरफ हम देखें तो हर कार्बन जो होता है ना, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। किससे? दूसरे 3 और कार्बन से। ध्यान रखिएगा, वो उसमें 4 के 4 कार्बन से बॉन्डेड थे, यहाँ पे 3 है। अब दूसरा मेरे को क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि कार्बन एटम अरेंज होते हैं हेक्सागोनल लेयर्स में। आपको ध्यान रखना है कि ये अरेंज होता है हेक्सागोनल लेयर्स में। वेल, वो टेट्राहेड्रल था, ये हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होता है। तीसरी चीज़ जो मुझे याद रखनी है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। उसमें मेरे एक भी फ्री नहीं था, इसमें मेरा हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और एज यू नो कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो इट्स मतलब इससे ही मेरे को पता चल गया स्ट्रक्चर से कि भाई देखो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जो कि मेरा वो नहीं कर रहा था क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे डायमंड के पास। अब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो लेयर्स है ना, ये एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डेड है? वीक फोर्स के थ्रू बॉन्डेड है। मतलब एक दूसरे के साथ वीक फोर्स के थ्रू ये अटैच है। तो क्योंकि वीक फोर्स है तो ये स्लाइड हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। आपको ध्यान रखना है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेल, अगर हम देखें कि यूजेस क्या हैं मेरे ग्रेफाइट के, तो ग्रेफाइट जो है हमारी पेंसिल, आपको पता ही है पेंसिल में लेड होता है, वहाँ पे मेरा ग्रेफाइट यूज़ होता है पेंसिल की लेड में। अब दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। जी हाँ, जो मेरे बैटरीज होती हैं, जो मेरे इलेक्ट्रोलाइसिस होती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं ना, वो मेरे ग्रेफाइट से मिलके बनते हैं। एज अ लुब्रिकेंट भी हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये स्लिपरी होता है। ओके गाइज, अब प्रॉपर्टीज़ अगर मैं देखना चाहूँ, अगेन लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए मेरा बैटरी और इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ होता है। ये सब इंटरकनेक्टेड है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और ब्लैक और डार्क ग्रे कलर का ये होता है, इतना तो हमें पता ही है। वेल, एनसीईआरटी का की पॉइंट देख लेते हैं। ये बोलता है ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर क्यों करता है? क्योंकि इसके हर एक कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। पहले आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमें बोलती है फ्लोरीन। जी हाँ, ये क्या भला है? ये तो हमने आज तक नहीं सुना, मतलब डायमंड और ये दोनों तो हमने सुने थे, बट मैम व्हाट्स इज अभी ये क्या भला है? व्हाट इज फ्लोरीन? वेल, C60 इसका दूसरा, मतलब इसको बोला जाता है C60, कार्बन 60। वेल, द मॉडर्न एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज दिस। वेल, फ्लोरीन होता क्या है मैम? आपने बताया ही नहीं। भाई मैं आपको बता दूँ, फुटबॉल देखिए आपने, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके मैम, बट उससे हम क्या करें? अगर आपको इतना पता चल चुका है तो बहुत बेसिक नॉलेज आपको हो चुकी है इसके बारे में। फ्लोरीन एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है जो कि मतलब डिस्कवर हुआ था आपका 1985 के अंदर। ओके, वेल, जो मेरा मोस्ट कॉमन फ्लोरीन है उसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन। मतलब जो मोस्ट फेमस या मोस्ट कॉमन मैं बोल दूँ वो है मेरा बकमिंस्टर फ्लोरीन, विच इज़ योर C60। वेल, जैसे कि इसके C60 में ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 60 कार्बन एटम अरेंज होते हैं एक होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि वो टेट्राहेड्रल था, वो मेरा हेक्सागोनल प्लेनर था, एंड दिस इज़ व्हाट, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चरल में कितने 60 कार्बन एटम अरेंज होते हैं। डेट्स वाई ये फुटबॉल लाइक होता है, क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, इसीलिए इसको रिजेंबल करा गया है एक फुटबॉल से। वेल, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं गाइज। प्रॉपर्टीज़ इसकी बोलती हैं कि मॉलिकुलर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है ये। दूसरा मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही लाइट और स्टेबल है, ठीक है। तीसरा मैं आपको बता दूँ कि यूनिक केज लाइक स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। अब भी मेरे को ये पता चल चुका है। चौथी चीज़ आपको इसकी ये ध्यान रखनी है कि ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इसकी एक अलग अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं इसका यूजेस देखना चाहूँ कि ठीक है मैम आपने बोल दिया है फ्लोरीन, बट हम इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। ड्रग डिलीवरी और मेडिकल रिसर्च में भी फ्लोरीन का यूज़ होता है। इन एडवांस मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज़ होता है। वेल, मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेट इज़ व्हाट, कि जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है ना C60, उसमें आपके 60 कार्बन एटम अरेंज होते हैं एक स्फेरिकल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन एक बार बता देती हूँ क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट। वेल, अब आ जाते हैं अपने कंपैरिजन पे। ठीक है मैम, हमने ये पढ़ लिए, अब आप हमें इनका कंपैरिजन तो बताओ इनमें। ठीक है भाई, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, तो आपने इनको बोल दिया एलोट्रॉप। वेल, ये बने कार्बन से ही हैं, तो एक बार आप हमें ना इनका कंपैरिजन बता दो, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो आई एम हियर गाइस। प्रॉपर्टी अगर मैं देखना चाहूँ किसकी, डायमंड की, ग्रेफाइट की, फ्लोरीन की, तो पहले आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर हमने बता दिया, इसका 3D टेट्राहेड्रल नेटवर्क होता है डायमंड का, और ग्रेफाइट लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है, और फ्लोरीन का हम देख चुके हैं कि होलो स्फेरिकल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम इसीलिए रिजेंबल कर रहे हैं फुटबॉल से, बिकॉज स्फेरिकल होता है इसका, होलो स्फेरिकल। वेल, कार्बन बॉन्डिंग अगर मैं देखूँ तो हर जो मेरा कार्बन होगा वो 4 फर्दर कार्बन से बॉन्डेड होगा और यही साइकिल रिपीट होगी। बट ग्रेफाइट के केस में क्या है, इसमें तो चारों के चारों बॉन्डेड थे, बट इसमें मेरा जो चौथा है वो बॉन्डेड नहीं होगा। 3 कार्बन एटम से वो मेरा कार्बन बॉन्डेड होगा, 4 वाला मेरा फ्री होगा, ठीक है। और फ्लोरीन अगर मैं देखूँ तो कार्बन एटम अरेंज होंगे क्लोज्ड केज में। ओके फाइन। वेल, व्हाट इज़ हार्डनेस? हार्डनेस मैं आपको बता चुकी हूँ। डायमंड जो है मेरा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट मेरा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, एंड ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, ठीक है गाइज, इट्स ओके। अब आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे।
तो गाइस जो डायमंड होता है ना, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता ही नहीं है, क्योंकि उसके चारों के चारों बॉन्डेड हो चुके हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। वेल इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, इसलिए ये मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट, और ये मेरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वेल अब अगर मैं इनके मेन यूजेस की बात करूँ तो ये ज्वेलरी कटिंग टूल्स के लिए यूज़ होता है, और ये मेरा पेंसिल की लेड में इलेक्ट्रोड्स में एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। वेल फिलरीन का मैं देख चुकी हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ होता है। वेल अब अगर मैं देखूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या होती है, अब हमने देख लिया कि ठीक है दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इट्स ओके, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेरे कार्बन की। तो कार्बन जो मेरा कंपाउंड है वो अंडरगो करता है वेरियस केमिकल रिएक्शंस, क्या करने के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस फॉर्म करने के लिए। जो 4 इम्पोर्टेंट मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, वो क्या क्या हैं। पहली मेरी प्रॉपर्टीज़ है कंबशन से रिलेटेड, दूसरी है मेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरी है मेरी एडिशन रिएक्शन, एंड चौथी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेल मैम हमने ये सुने हैं, हमने ये पढ़े हुए हैं कि कंबशन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा है इसका कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा है कि भाई सब्स्टिट्यूशन और एडिशन हमने मैम सब सुना हुआ है। वेल अब पढ़ भी लेते हैं, कोई नहीं सुना हुआ है तो गाइस कंबशन रिएक्शन होता क्या है। जब आप कार्बन को बर्न करेंगे तो कंपाउंड जो प्रेजेंट होगा ना, ऑक्सीजन, मतलब एयर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो उसके साथ जो है कंबाइन करके क्या क्या प्रोड्यूस कर देगा आपका CO2 और H2O, और वहाँ से हीट और लाइट रिलीज होगी। आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में कार्बन ही कार्बन भरा हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे पेपर में कार्बन है, हर जगह कार्बन है। तो आप इससे भी सोच सकते हैं कि जब मैं उसको बर्न आउट करूँगी, मान लो पेपर को ही करूँगी, तो भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न आउट होगा। एंड वी नो डैट C+O2 मतलब वहाँ से कार्बन जब बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो भाई CO2 और H2O और हीट और लाइट वहाँ से रिलीज होगी। अब नेक्स्ट जो है मेरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का एडिशन या फिर मैं बोल दूँ हाइड्रोजन का रिमूवल इज़ व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देख चुकी हूँ। ठीक है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन एज द वर्ड मतलब एज द वर्ड सजेस्ट एडिशन। एडिशन क्या होता है कि भाई देखो एडिशन होता है इसमें एटम्स का, कहाँ पे जी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, फाइन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ नहीं होता, जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूशन बोलती हूँ। एज द वर्ड सजेस्ट सब्स्टिट्यूट, तो वो एक को हटा के दूसरा वहाँ पे लग जाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये कॉमन होता है मेरा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जैसे एडिशन मेरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, ऐसे मेरा सब्स्टिट्यूशन सेचुरेटेड में होता है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा अटक जाएं कि सेचुरेटेड कहाँ लिखना था, अनसेचुरेटेड कहाँ लिखना था, वेल मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ छोटू सा ट्रिक। सब्स्टिट्यूशन एस से स्टार्ट है तो मतलब सेचुरेटेड में ये होगा, और अगर ये सेचुरेटेड में हो रहा है तो दूसरा तो अनसेचुरेटेड में ही होगा ऑब्वियसली। नाउ इतना अगर हमारा हो चुका है, लेट्स कम टू द अनदर स्लाइड विच सेज कंबशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। कंबशन होता क्या है गाइस। कंबशन अभी मैं बता चुकी हूँ, ये अगेन रिपीट करना है और कुछ नहीं है। जब मेरा कार्बन कंपाउंड होता है, मैं उसको जलाना चाह रही हूँ, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2, H2O, हीट और लाइट वहाँ से रिलीज होगी। वेल एग्जाम्पल आप देख सकते हो CH4 विच इज़ योर मीथेन। जब उसको मैं जलाऊंगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, H2O और हीट और लाइट रिलीज होगी। दिस इज द एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल विच इज कंबशन ऑफ मीथेन। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको बता चुकी हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल मतलब सिंपल इजी एज दैट यही होता है। और या मैं बोल दूँ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एनसीईआरटी में जो है वो है मेरे क्या क्या, ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनसीईआरटी में गिवन है, इन्हें देख लेंगे, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एंड जो दूसरा है वो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम कराएंगे ऑक्सीडेशन अपना इथेनॉल का, वो एक मतलब एनसीईआरटी में मेंशन है तो हम उन पे ही ध्यान देंगे। तो बेसिकली होता क्या है, CH3CH2OH जो कि मेरा इथेनॉल है, इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या होगा, CH3COOH फॉर्म हो जाएगा विच इज़ योर इथेनोइक एसिड, और H2O यहाँ से रिलीज होगी। वेल O जो है मतलब O जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को जो कि सप्लाई करी जा रही है मेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। ठीक है, वेल अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पे विच इज़ योर एडिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा और मतलब ब्रीफली पढ़ लेते हैं। पहले एडिशन हमने बताया कि ऐसे जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है एडिशन, इसमें कुछ ऐड होगा। वेल होगा क्या, इसमें मेरे एटम्स जो मेरे होता क्या है, ये एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मेरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो ऐड हो जाते हैं, उनमें ऐड हो जाता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसकी तरफ ये ऐड हो जाते हैं और एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं। वेल एग्जांपल के लिए अगर हम देखना चाहें तो हाइड्रोजनेशन करा देते हैं हम अपने वेजिटेबल ऑयल का, तो होता क्या है, CH2CH2, एज यू नो व्हाट इज इट, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया है। तो मेथ एथ, दिस इज इथीन क्योंकि डबल बॉन्डेड है। तो इथीन में जब मेरा H2 ऐड होता है तो मेरा CH3CH3 ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। अब देख चुके हैं कि मतलब इसमें होता क्या है एडिशन में कि जो मेरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको फर्दर हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इट्स ईजी लाइक दैट। ठीक है, अब मेरा कैटलिस्ट यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो है निकल, जो कि रिएक्शन फास्ट करने में काम करता है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इथीन से मेरा इथेन बन चुका है। यही एडिशन रिएक्शन का काम होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ये मेरा एडिशन हो जाता है एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का, और क्या हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड, जो मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उससे मेरा सैचुरेटेड बन जाता है। दैट्स इजी एज दैट। अब एडिशन मेरे को समझ आ गया कि देखो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रहे हैं। वेल सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन जैसे कि वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। अब किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये मेन चीज़ है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेरा जो हाइड्रोजन का एटम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। हाँ जी ठीक है, वैसे हम ये करते क्यों हैं, वाई डज इट ऑकर, ऐसा होता क्यों है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेरे सिंगल बॉन्ड वाले, उनमें एक मतलब हमें पता ही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसीलिए सिंस देयर इज़ नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि एडिशन रिएक्शन का काम ही वो है कि भाई देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड जहाँ हो, मतलब अनसैचुरेशन जहाँ हो उसको सैचुरेशन करना वहाँ पे, है ना। तो ये नहीं हो पाता, एडिशन नहीं हो पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, अनदर एटम को, जैसे कि क्लोरीन हो गया आपका, जैसे क्लोरीन हो गया, उसको रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन एटम से। मतलब उसको हम क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो है एडिशन रिएक्शन हो पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूँ CH4 और Cl2, ये बेस में लिखना था, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे CH3Cl और HCl फॉर्म होगा। मतलब वो कह रहा है CH4 विच इज़ योर मीथेन, वहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे मेरा क्लोरोमीथेन फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे मेरा फॉर्म हो चुका है ना। ये इसलिए मैंने किया है। अब आ जाते हैं इथेनॉल पे। वेल इथेनॉल होता क्या है, मैंने इथेनॉल पढ़ा तो था। इथेनॉल अगर मैं बोलूँ तो हम सोचते हैं इथेनॉल इज़ लाइक कि अल्कोहल, या इट्स अ ग्रुप ऑफ, मतलब अल्कोहल ग्रुप का ये पार्ट है, ओके। बट इथेनॉल होता क्या है इन रियल? वैसे हम सुन रहे हैं कि इथेनॉल है हमारे पेट्रोल में। वेल कमेंट सेक्शन में इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हो क्या चीज़ें चल रही हैं। खैर आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल होता है मेरा C2H5OH। मैम वेल आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था तो थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन कर दोगे, व्हाई नॉट।
एथ मेरे को पता है भाई, देखो एथ से मेरे को पता चल गया, मैथ एथ 2 कार्बन एटम होंगे C2, ओके वेल 2 कार्बन। एन से मेरे को पता चल गया सिंगल बॉन्डेड होगा, हर कार्बन 4 से बॉन्डेड होता है, और क्योंकि ये 2 कार्बन है तो एक तो उनका सेटिस्फाई हो गया, 3 इधर वाले के पास होंगे, 3 इधर वाले के पास होंगे। अच्छा जी, लेकिन OL लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा, तो इसलिए बन जाएंगे, अगर आप काउंट करोगे तो 5 मेरे पास H मतलब हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे और OH का 1। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है C2H5OH, जो कि कॉमनली यूज़ होता है, अल्कोहल इज़ अ कॉमनली यूज अल्कोहल, बहुत कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक अल्कोहल है विच इज़ योर इथेनॉल, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। वेल इसके अंदर OH मतलब हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, हाँ जी पहले ही देख लिया हमने, इसलिए यहाँ पे OL लगा हुआ है। ये जो है मेरा कलरलेस लिक्विड होता है, जिसकी एक प्लीजेंट सी स्मेल होती है। ये एक मिसेबल लिक्विड होता है जो कि वाटर के साथ मिक्स हो सकता है पूरी तरह से, ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं इथेनॉल के बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर मैं आऊँ तो वो कहते हैं, देखो अभी ये बताया कि कलरलेस लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है, वही चीज़ है। देखो एक चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है इथेनॉल का 351 केल्विन, या बोलूँ मैं 78 डिग्री सेल्सियस। ये मिसेबल होता है वाटर के अंदर, न्यूट्रल होता है नेचर के अंदर, और क्या होता है, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, क्योंकि भाई न्यूट्रल है तो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। 7 के अक्रॉस ये लाई करता है pH इसका। वेल अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इथेनॉल की। तो रिएक्शन अगर हम करा दें अपने इथेनॉल का किसके साथ, सोडियम के साथ, तो इथेनॉल रिएक्ट करेगा जब सोडियम के साथ, तो ये हमें देगा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। वेल यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, आप थोड़ा संभाल लेना। यू नो डैट C2H5OH इज़ आ इथेनॉल, बेस में लिखना था 2, सॉरी फॉर डैट। और Na के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो हो जाएगा C2H5O, है ना, Na, और मेरा H2 यहाँ से रिलीज़ होगा। अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूँ तो जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो ब्रिस्क एफर्सेंस ऑब्जर्व की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवोल्यूशन होता है हाइड्रोजन गैस का, और आपको पता है जहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो ब्रिस्क एफर्सेंस के साथ वो इवॉल्व होती है। फिर दूसरा जो मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनॉल की, वो है कंबशन ऑफ इथेनॉल। जी हाँ, जब इथेनॉल को जलाया जाता है तो होता क्या है, तो जब आप एयर के प्रेजेंस में इथेनॉल को जलाओगे तो CO2 H2O हीट और लाइट वहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है गाइज। इतना सिंपल सी चीज़ हमने देख ली है। कैसे जी, कैसे हुई है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ कार्बन है, या इसके साथ अटैच होएगा CO2 बन जाएगा, हो जाएगा, सॉरी फॉर डैट, H2O यहाँ से, और यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि हीट और लाइट भी होती है, बिकॉज जब कोई चीज़ जलेगी तो इट्स ऑब्वियस। वेल ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूँ तो इथेनॉल बर्न होता है क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ, और इसीलिए मेकिंग इट आ गुड फ्यूल, क्योंकि ये क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ इवॉल्व होता है, इसीलिए एक गुड फ्यूल भी माना जाता है। अब डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन से मैं समझ रही हूँ कि मतलब वाटर यहाँ से निकलेगा, या आप सही समझ रहे हैं। वेल होता कैसे है डिहाइड्रेशन को अगर मैं कराना चाहूँ तो इसका एक नॉर्मल सी चीज़ आ गई कि डिहाइड्रेशन से मेरे को पता चल गया कि मेरे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं वाटर ज़रूर होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन लिखा है। डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल टू इथीन रिएक्शन, ठीक है जी। जब मेरा इथेनॉल हीट करा जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, वो भी 443 केल्विन पे, ठीक है, तो वो लूज़ कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को और फॉर्म कर लेता है इथीन को। वेल यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया गाइस, इट इज़ 443 केल्विन, सॉरी फॉर डैट। अब अगर मैं इसका करा दूँ तो होता क्या है, एक बार आप NCERT से गो थ्रू कर लेना। वेल फिर भी तो CH3CH2OH होता था मेरा इथेनॉल, जब वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा जाएगा, वो भी एक पर्टिकुलर केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर पे देख लेना, एक बार रीचेक करके कमेंट सेक्शन में डाल देना।
तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हो फॉर्म हो चुका है, विच इज़ योर ईथीन और H2O। वैसे डिहाइड्रेशन हमने कर तो लिया, यहाँ पे H2SO4 क्यों ले रहे हैं हम कंसनट्रेटेड, वो भी इसका क्या रोल है? वेल कंसनट्रेटेड H2SO4 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, और वो रिमूव करा देता है मेरे H2O को ईजीली इथेनॉल से, और इथीन इसलिए फॉर्म हो पाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, और आपको भी लेना है बिकॉज इट्स एसेंशियल। वेल ठीक है, अब ये क्या है, इथेनॉल से हम कर सकते हैं इथेनोइक एसिड फॉर्म। वेल पर इथेनोइक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड से मेरे को समझ आ रहा है कि ये एसिटिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये कर रहा है बिलोंग, वी नो डैट, ठीक है। लेकिन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला तो CH3COOH होता है, वी नो डैट। ये कॉमनली इसको अगर मैं बोल लूँ तो एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है, वी नो डैट। भाई एसिड और बेस के अंदर हमने ये देखा। आपको ये भी बता दूं कि ये बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से, ये मेरे को इससे पता चल गया था नेम से। मैम फाइन चैट, यू आर गुड गाय। वेल इसके अंदर क्या होता है, COOH यानी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अभी बताया मैम आपने। ये मेन कंपोनेंट होता है मेरे विनेगर का, ये आपको ध्यान रखना है, मेन कंपोनेंट होता है मेरे विनेगर का। मैम मेरे को पता है वैसे तो, पर आपने बता दिया, अच्छा हो गया, ओके। वैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जी हाँ, मतलब एसिटिक एसिड एज अ ग्लेशियल रहता है, यू नो व्हाट, ये फ्रीज फॉर्म में रहता है। जो मेरा प्योर इथेनोइक एसिड होगा ना, वो फ्रीज हो जाता है विंटर के ड्यूरिंग, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 16.6 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इट फॉर्म्स आइस लाइक क्रिस्टल, आइस जैसे उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये जो प्योर फॉर्म होती है ना, इसको इसीलिए हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल देते हैं, क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर मैं देखना चाहूँ तो ये कलरलेस लिक्विड होता है अगेन, और इसकी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है। इथेनॉल की प्लीजेंट थी, इसकी पंजेंट होती है। पंजेंट इज़ व्हाट, जो मेरे नाक को थोड़ी लगे, मतलब यू नो थोड़ी सी अजीब सी होती है। सॉर एंड टेस्ट होती है अगर मैं इथेनोइक को, वैसे मेरे को टेस्ट एसिटिक एसिड हम कर लेते हैं विनेगर में, बट ना करें प्योर तो इट्स गुड इनफ। तो इथेनोइक एसिड जो है उसका सोर होता है टेस्ट, कम्प्लीटली मिसेबल होता है वाटर में। और जो मेरा प्योर इथेनोइक एसिड होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेल्सियस, या बोलूँ मैं वही 16.6 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ये ऑफन अगर आप देखोगे फ्रीज हो जाता है विंटर के ड्यूरिंग या कोल्ड क्लाइमेट में, इसके आइस लाइक क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना। इसीलिए मैंने इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला है। वेल मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लेशियल क्यों बोल रहे हैं हम इथेनोइक को, तो आप बता दोगे। अब आ जाते हैं हम इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है मैम, होता क्या है, देखो रिएक्शन अगर मैं इसका सोडियम के साथ कराऊँ अगेन, जैसे मैंने पहले उसका कराया था इथेनॉल का, तो होता क्या है, CH3COOH का Na के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी तो CH3COO Na फॉर्म होगा, विच इज़ योर सोडियम इथेनोइट, और मेरा हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व होगी। और क्योंकि हाइड्रोजन इवॉल्व हुई है तो ब्रिस्क एफिशिएंसी के साथ होगी, इतना तो हम बेसिक नॉलेज रखते हैं। अब अगर मैं देखूँ तो रिएक्शन अगर मैं करा दूँ इसका Na2CO3 के साथ, विच इज़ योर सोडियम कार्बोनेट, तो मैम क्या होगा, तो गाइज ये मेरा CH3COO Na के साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3COO Na फॉर्म करेगा, और मेरा CO2 यहाँ से इवॉल्व होगा और H2O। ये मेरा सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से मिल जाएगा, ये मैंने देख लिया। अब तीसरा जो रिएक्शन है वो है कि अगर मैं रिएक्शन करा दूँ इसका NaHCO3 के साथ। कैसे मैम, सारे सोल्ट्स ही ला रहे हो कोई बात नहीं बच्चा, पढ़ लेते हैं। तो इथेनोइक अगर मेरा एसिड है, उसको मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दिया, तो CH3COO Na CO2 और H2O मेरा यहाँ से इवॉल्व होगा। ऑब्जर्वेशन में मैं देखूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वहाँ से इवॉल्व हो रही है, और उसका टेस्टिंग आपको अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वेल फिर मैं आपको बता दूं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है।
वेल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है? तो जो मेरा रिएक्शन होता है, जब मेरा रिएक्शन होगा अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहाँ से मेरा ईस्टर और वाटर फॉर्म होगा। और इसलिए क्योंकि ईस्टर फॉर्म हो रहा है, हम इसको बोलेंगे ये हो रहा है यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वेल मैम इसका रिएक्शन क्या होता है? देखो इथेनॉल होता है मेरा, इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, है जी? हाँ जी। तो जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3COO2H5। जी इतना तकड़ा? जी हाँ, इथाइल इथेनॉइड मिलेगा आपको और वाटर वहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कंसनट्रेटेड H2SO4। अगेन वही क्वेश्चन निकल गया है भाई, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले क्यों रहा है? यहाँ पे ये एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। ये क्या करता है? ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, इतना तो हमें पता चल चुका है। और इसीलिए क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर पा रहा है, H2O यहाँ से इवॉल्व हो पा रही है और रिएक्शन प्रोसीड हो पा रहा है। वेल ईस्टर क्यों बोल रहे हैं हम इसको? ये ईस्टर है क्या? ईस्टर तो हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे ईस्टर यहाँ पे फॉर्म होता है। और वैसे ईस्टर होता क्या है? ईस्टर होता है मेरा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अच्छी सी इसकी स्मेल होती है, भीनी भीनी खुशबू। वेल ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लीजेंट स्मेल के लिए हमारे फ्रूट्स और फ्लावर। जी हाँ, दे आर यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। मतलब जो मेरा परफ्यूम होता है ना, उसमें ना ईस्टर होता है, इसीलिए वो उनकी स्मेल इतनी अच्छी साउंड करती है। मतलब स्मेल साउंड क्यों करेगी, इतनी अच्छी स्मेल होती है। ठीक है गाइस, समझ चुके? अब आ जाइए सॉप और डिटर्जेंट। मैम सॉप और डिटर्जेंट भी पढ़ेंगे हम? जी हाँ, आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप तो सब पढ़ने वाले हैं गाइस। वेल मैम ये सॉप और डिटर्जेंट आपने बोल तो दिया, ये है क्या भला? अजी सोप और डिटर्जेंट मैम हमको ये तो पता है, देखो साबुन होती है, सर्फ होता है, ये वही है क्या? हाँ जी ये है तो वही। वैसे सोप होता क्या है? सोप एक होता है मेरा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो होता है उसकी लंबी चेन, फैटी एसिड की लंबी चेन होती है, उसको मैंने सोप बोल दिया है जी। हाँ जी, क्या जी? सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की एक लंबी चेन होती है, ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, इसको मैं सोप बोल देती हूँ। ठीक है, सोप जो है वो कॉमनली यूज़ होता है क्लींजिंग और वॉशिंग के लिए। मैम इतना हमें पता ही है। वैसे सोप बनती कैसे? सोप बनती है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से। अब ये क्या है? इससे ही नाम निकाल रहा है जी। देखो सोप जो होती है वो प्रिपेयर होती है जब मैं वेजिटेबल ऑयल को या एनिमल फैट को हीट करा देती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वहाँ से मेरा सोप और ग्लाइसरॉल फॉर्म होता है और इसे मैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोल देती हूँ। एनसीईआरटी का की पॉइंट है कि जो रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ईस्टर रिएक्ट करे एल्कली के साथ, ईस्टर मतलब प्लीजेंट स्मेल वाला, एल्कली के साथ रिएक्ट करे और वहाँ पे मेरा सोप फॉर्म हो और अल्कोहल फॉर्म हो, उसे मैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलती हूँ। ठीक है गाइस, इतना मेरे को अगर समझ आ चुका है तो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप ऑन करते हैं। वो क्या कहता है कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप क्लींजिंग करता कैसे है? वेल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, मिसल फॉर्मेशन बहुत हाईलाइटेड है और इससे ना क्वेश्चंस भी आते हैं। को क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है सोप का, अब समझाते हैं। तो सबसे पहले याद रखो कि सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल। ठीक है, हेड और टेल होती है। हेड जो होता है वो मेरा हाइड्रोफिलिक होता है और टेल होती है हाइड्रोफोबिक। अब टेल जो हाइड्रोफोबिक होती है उससे मुझे क्वेश्चन निकल के आया भाई, देखो हाइड्रोफोबिक, फोबिक तो मतलब फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरे। जी हाँ, इसको वाटर पसंद नहीं होता लेकिन ऑयल और ग्रीस पसंद होता है, तो मतलब ये वाटर हेटिंग है बट ऑयल लविंग है। अब दूसरे की बात करते हैं विच इज योर हेड, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक क्या होता है इसका उल्टा, इसको वाटर पसंद होता है, वाटर लविंग है। अब मान लो हमारे हाथ पर ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है, ओके, तो होगा क्या? ठीक है, मेरे हाथ पे ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है, तो जब हम इस पे सोप लगाएंगे ना, तो सोप का टेल जो मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिक पार्ट, टेल पार्ट, वो ऑयल से चिपक जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों नॉन पोलर नेचर के हो जाएंगे,
सोप का डर्ट भी और मेरी ये भी टेल भी, ठीक है, तो ये चिपक जाएंगे। और सोप का जो हेड है ना, जो सोप का हेड है, सोप का हेड बाहर की तरफ वाटर में रहता है क्योंकि हेड को वाटर अट्रैक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल ऑयल के पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये जो गोल स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी को हम मिसल बोलते हैं। अब मिसल क्या है? मिसल में होता है ऑयल अंदर, सोप के टेल्स ऑयल की तरफ, और हेड जो होता है वो कहाँ होता है? वाटर की तरफ होता है। अब जब हम पानी से रिंस करते हैं उसको, तो वाटर जो होता है मिसल्स के अंदर वो इजीली वॉश ऑफ हो जाता है, इसलिए ऑयल, ग्रीस और डर्ट जो है वो भी वाटर के साथ निकल जाते हैं और सरफेस एकदम क्लीन हो जाता है। मतलब हमारा जो क्लॉथ है या फिर मेरा जो हैंड है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, बट हाइड्रोफिलिक में आपने ये क्यों लिख रखा है कि भाई आयनिक एंड है ना? तो आयनिक एंड इसलिए कहते हैं इसको आयनिक एंड कहते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चार्ज ग्रुप होता है, जैसे कि COO- हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, ऐसे इसके पास चार्जेस होते हैं, इसलिए इसको आयनिक एंड बोला गया है। अब इसका काम क्या है? ये वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है और हमेशा वाटर की तरफ रहता है। अब ये तो ठीक है, बट हाइड्रोफोबिक में आपने ये क्यों लिख रखा है कि हाइड्रोकार्बन चेन? ये हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भाई देखो, ये वाटर हीटिंग पार्ट है, ये एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन आप समझते ही हो कि जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि CH3CH2 होल 16 हो गया, ठीक है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये वाटर से दूर रहता है और ऑयल और ग्रीस से चिपक जाता है ना? अब ये चीजें अगर क्लियर हो चुकी है, ये आपका टॉपिक अगर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्लियर हो चुका है, तो हम जंप ऑन करते हैं किस पे? नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है देखते हैं। सोप वर्सेस हार्ड वाटर एंड डिटर्जेंट, व्हाट इज दिस? हाँ जी, तो देखो, सोप तो मैंने आपको समझा दिया कि सोप कैसे काम करती है, सोप का क्या है, क्या होता है, ठीक है, पर हम why doesn't soap work well in hard water? पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हम कपड़े फिर सोप से ही क्यों नहीं धुल लेते, हम डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं? ऐसा हम क्यों करते हैं? why doesn't क्यों सोप जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है वो हार्ड वाटर के अंदर, जिससे हम कपड़े धुलते हैं उस पानी में, क्यों नहीं कर पाती है? तो हार्ड वाटर ऐसा इसलिए होता है, देखो जो हार्ड वाटर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। अब जब सोप उसमें सोप ऐड करोगे, आप सोप लगाओगे और हार्ड वाटर यूज करोगे, तो वो रिएक्ट करेगा इन आयंस के साथ और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगी। कौन? सोप मेरी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेती है इनके साथ रिएक्ट करके, आयंस के साथ। वो जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है भाई? देखो, जब स्कम फॉर्म हो जाती है तो मेरी लैदर फॉर्म नहीं हो पाती, मतलब झाग नहीं आ पाते हैं, और जब झाग नहीं आएंगे तो क्या होगा? हमें और सोप की नीड होगी और सोप की नीड होगी, इसीलिए भाई कितना सोप यूज करोगे, इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट इसमें हेल्प कैसे करते हैं फिर? देखो जी, बात यह है कि सोप जो है उसमें तो स्कम फॉर्म हो जाता है, तो अच्छे से नहीं हो पाता हमारा क्लॉथ क्लीन, तो इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट में ना स्कम फॉर्म नहीं होती हार्ड वाटर के साथ। ये प्रोड्यूस करता है लेदर, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, इट डजेंट मैटर, वो सब में लेदर कर देता है प्रोड्यूस। अब इसीलिए डिटर्जेंट जो है वो मोर इफेक्टिव होते हैं सोप से हार्ड वाटर में, इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं कपड़े धुलने के लिए मोस्टली। अब एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं अगर आपको बताऊं एनसीईआरटी के, तो वो है कि सोप जो है वो स्कम प्रोड्यूस करती है हार्ड वाटर के अंदर, और डिटर्जेंट जो होता है वो दोनों में काम कर सकता है अच्छे से, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी। वो वहां पे स्कम फॉर्म नहीं करता है, बल्कि वो लेदर ही फॉर्म करता है दोनों केसेस में। अब अगर मैं कंपैरिजन टेबल देखूं तो सोप और डिटर्जेंट की, तो मैं देखूंगी कि सोप जो है वो क्या कर रही है? स्कम प्रोड्यूस कर रही है, स्कम फॉर्म कर रही है मेरे हार्ड वाटर के अंदर। बट डिटर्जेंट क्या कर रहा है? ये स्कम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फॉर्म नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कम लेदर बन पा रही है क्योंकि स्कम फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे लेदर आराम से बन पा रही है क्योंकि नहीं हो रहा है। ये लेस इफेक्टिव है हार्ड वाटर के अंदर और ये इफेक्टिव है हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर के अंदर सही से। अब
आपको बता दूं, आप आ चुके हो चैप्टर के एंड पे। अब हम क्विक रिवीजन देखेंगे अपने इस चैप्टर का, इस वाले पार्ट का बेसिकली। तो होगा क्या, एलोट्रोप ऑफ कार्बन हमने देखा हुआ है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है, ठीक है, जिसमें होता है मेरा कोर का मतलब एलिमेंट कार्बन ही होता है। बट होता क्या है, इसकी अरेंजमेंट, इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए मैंने इनको एलोट्रोप बोला है। जो मेरा डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, कंडक्ट नहीं कराता है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट को अगर मैं देखूँ, ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करा पा रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फ्लोरीन, फ्लोरीन C60 बहुत ज्यादा फेमस है, विच इज बकमिनिस्टर फ्लोरीन, एंड इसका फुटबॉल शेप होती है, ठीक है, और इसका क्या वो होता है स्ट्रक्चर, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। अब इथेनॉल, नहीं, पहले हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने पढ़ी कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। कंबशन में होता क्या है, जैसे मेरा जलता है, जब मेरा कंबशन होगा तो वो उसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलेगा तो मेरे को प्रोडक्ट्स मिलेंगे CO2, H2 और हीट। और जब मैं ऑक्सीडेशन देखती हूँ तो मेरा होता क्या है, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में, है ना, वी नो दैट। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है। अब एडिशन क्या होता है, एडिशन में आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है ना, वो मेरे H2 उनमें ऐड हो जाती है और सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड जो है उनके साथ Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है। और ये जो रिएक्शन है वो ये है कि CH4 जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो CH3Cl और HCl प्रोड्यूस मेरे को करके देता है। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो मीथेन जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 और 2H2O प्रोड्यूस होगा, सॉरी, जब हम इसको बर्न करेंगे तब, है ना, कंबशन होगा। CH3CH2OH विच इज योर इथेनॉल, उसका ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन ऑफ मतलब ऑक्सीजन हो गया तो क्या होगा, CH3COOH आपका फॉर्म हो जाएगा विच इज योर इथेनोइक। एंड CH2 डबल बॉन्डेड, एज यू कैन सी ये अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो इसमें क्या होगा, CH3 विच इज योर निकल के प्रेजेंस में ये आपका फॉर्म हो जाएगा। ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो चुका है। अब ये आपको एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ। वेल, यहाँ पे देखिए CH3CH2OH का हम H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम कराएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड और H2O फॉर्म होगा। और कंसंट्रेटेड क्यों यूज किया था, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगेन आप यहाँ पे ये वाली रिएक्शन देख सकते हैं। और इथेनोइक एसिड हम देख चुके हैं कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, फंक्शनल ग्रुप COOH होता है इसका, विच इज योर कार्बोक्सिलिक, और मेन कंपोनेंट होता है ये विनेगर का। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी हम देख चुके हैं कि इथेनॉल में इथेनोइक एसिड जब ऐड कराते हैं तो ईस्टर फॉर्म होता है वाटर। और ईस्टर हमारे लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि हमारे सेंट परफ्यूम में भी ऐड होता है, और ये मेरा फ्लावर वगैरह स्वीट इसकी स्मेल होती है, प्लीजेंसी। अब गाइस, सोप और डिटर्जेंट हम अभी देख के आए हैं कि सोप जो है वो मिसल फॉर्म करता है, सोप जो है वो फॉर्म करता है कम वाटर के अंदर, और डिटर्जेंट वर्क करता है दोनों में, हार्ड हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो। इथेनॉल मैं आपको बता दूं फॉर्मूला C2H5OH होता है, एंड फंक्शनल ग्रुप ये OH से बिलोंग करता है, विच इज योर एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। एंड डिहाइड्रेशन हम इसका कराते हैं तो इथेनॉल को जब हम डिहाइड्रेट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, योर H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा वहाँ पे इथीन फॉर्म हो जाता है। अब इतना हमने ये देख लिया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड वाचिंग इट. I hope you have gathered enough information about this chapter, and that's all for today's video. Be happy, stay tuned, take care, bye bye.